तो हेलो गाइस, इस वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो एक्चुअली आप लोगों के लिए होने वाला है। बायो में कैसे एक्सेल करें या मतलब 360 आउट ऑफ 360 कैसे हम लोग अचीव करें, जो कि टारगेट हम लोग का होता है। अगर ये टारगेट हम लोग अचीव कर लेते हैं नीट एग्ज़ाम में तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। फिर भी हम लोग इस पर इतना टाइम नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को। हम लोगों को लगता है कि बायो बहुत इजी है, वहाँ पे हम लोग कर ले जाएंगे और इस पर क्या ही टाइम देना। और कुछ टीचर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट को बना देते हैं दिमाग में, उसी हिसाब से हमारा दिमाग फिर से थिंक करने लगता है कि हाँ यार बहुत ईजी चीज़ें हैं। लेकिन गाइस, ये चीज़ आपके लिए तब हेक्टिक हो जाती है जब आपका नीट एग्ज़ाम में बायो में स्कोर 300 या फिर 280 के समथिंग आता है। अब ये स्कोर अगर जो आपके पास है नीट एग्ज़ाम में तो आप सेलेक्ट नहीं होने जा रहे हो, क्योंकि इस जो अभी का ट्रेंडिंग है, आप 2022 से लगा के 2025 तक देखिए तो ट्रेंडिंग ही ऐसा चला रहा है कि यही एक ऐसी सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्टों में फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात थोड़ा सा साइड करके इस पर अगर जो हम लोग ध्यान दें तो 360 नंबर अगर जो आपके इधर आ जाते हैं तो उधर आपको कितने नंबर लाने पड़ते हैं? बमुश्किल आपको 2 सब्जेक्ट से 300 नंबर लाने पड़ते हैं एक अच्छा मेडिकल कॉलेज पाने के लिए। समझ रहे हो ना? मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट 360 दे रही है और 2 सब्जेक्टें मिला के आपको 300 नंबर लाने हैं, मतलब 150 नंबर। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 36 से 37 क्वेश्चन हो गए आपका। ठीक है, ये चीज़ें तो क्यों ना इसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए। टाइम तो तीनों को देना है आपको, लेकिन क्यों ना इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि हमारा ये जो टेंशन है कि बायो में 360 नंबर क्यों नहीं हमारे बन पा रहे हैं, बायो में 360 नंबर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो इस पर हम लोग काम करें अच्छे से तो आप देखिएगा उसी साल आप नीट में सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, रीज़न इसका मैं बता दूं, टीचर लोग आपको नहीं बताते हैं। टीचर लोग आपको हमेशा बताएंगे कि बेटा फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर, बेटा फिजिक्स। भाई फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप 2025 का ट्रेंड उठा के देखो। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट फिजिक्स नहीं था। अगर जो आप फिजिक्स में 30 क्वेश्चन भी ढंग से निकाल पाएँ या 28 क्वेश्चन भी ढंग से निकाल पाएँ, 28 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ फिजिक्स में, ठीक है, तब भी आपका काम आसान बन जाता अगर जो आपने फिजिक्स में 28 क्वेश्चन भी निकाल पाए थे तो। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस पर ध्यान न दें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना पड़ेगा। केमिस्ट्री की रही बात, तो केमिस्ट्री में हर स्टूडेंट का एक टारगेट होता है कि उसके क्वेश्चन 40+ सही ही हों। ये केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हर स्टूडेंट चाहता कि हमारे 40+ क्वेश्चन हों। ठीक, तो ठीक है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। डेली का डेली हम लोग प्रैक्टिस ही करते हैं, और कोचिंग वगैरह में या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टीचर क्या करते हैं वो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते हैं कि अगर जो आप 2 घंटे एफर्ट दो आके, मतलब कोचिंग का और साथ में 2 घंटे रूम पे, ठीक है, तो आपकी बात बन जाती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो, लेकिन बायो को हम लोग सीरियस लेते ही नहीं हैं। बायो को तो हम लोग को लगता है कि अरे यार पेपर आएगा 30 मिनट में, हमको देखो जो आपके माइंड में चलता है उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको लगता है 30 मिनट में हम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने अटेम्प्ट भी कर लिए वहाँ पे 30 मिनट में 90 क्वेश्चन, लेकिन कितना आप श्योर हैं कि आपके 90 आउट ऑफ 90 करेक्ट हुए हैं? ठीक है, अगर जो यहीं से आपका स्कोर कहीं ऐसा ना हो कि 80 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, मतलब ये आपके सही हैं और ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपको पता है कितना झटका लगा? 320 नंबर ये वाले और 10 क्वेश्चन ये वाले, ये तो 320 आपके हो गए और साथ में आपके 10 नंबर और कट गए। समझ रहे हो? तो आपका स्कोर ओवरऑल कितना बनना है? 310, 80 चक्कू 320, ठीक है, और उसमें से आपके 10 गलत हो गए, तो आपका ओवरऑल कितना स्कोर गया? समझ सकते हो, 310 नंबर आपके बनने हैं। क्या मतलब बना आपका? कोई इसका लॉजिक बना? 310 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है आपका। ये एक वर्स्ट स्कोर माना जा रहा है आज की डेट में। बायो की बात करें तो ये इतना अच्छा स्कोर नहीं है। कितना फिर क्या है? तो मिनिमम आपका जो अच्छा स्कोर इस समय माना जा रहा है, मतलब आज का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल उसकी बात करें तो तकरीबन 340+ ये स्कोर जो है सेफ माना जा सकता है। लेकिन अगर जो आप 360 आउट ऑफ 360 कर रहे हो
तो ये फिर बेस्ट है। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कैसे इस टारगेट को अचीव करें। आपने तो बता दिया एक मतलब एक थीम आपने सेट कर दी कि हाँ इतना स्कोर करना, अगर जो कर लिया तो फिर हमारा सिलेक्शन श्योर है। कैसे अचीव करें इस चीज़ को, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ना आपको एनसीईआरटी ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने देखा होगा इस साल, देखो एक एक क्वेश्चन बड़ा मैटर करता है। को 360 आपका टारगेट है तो वहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत ही मैटर करेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस बार आपने देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था जो आपको लगा था कि ये शायद बायो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, उसकी डेफिनेशन पूछ ली गई थी। ठीक है, बट वो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, वो कहाँ गिवन है, वो यहाँ पे गिवन थी, मतलब एक चैप्टर था पर्टिकुलर, उसके यहाँ पे ये गिवन थी। इस सेक्शन को अमूमन स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जिसके 360 में 360 इस बार आए होंगे तो उसने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, या उसके टीचर ने उसको बताया होगा कि देखो ये पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये पढ़ के आपको जाना है, अंडरलाइन करवा दिया होगा। ठीक है, अमूमन नहीं पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर आपको, अब ये जो सेक्शन है इसको स्किप नहीं करना है। अब इसको स्किप नहीं आप कर सकते हैं। अगर जो आपने स्किप किया तो ये अपनी रिस्क पे कर रहे हैं, 360 का सपना भूल जाइए। इसके अलावा यहाँ पे आइए, हर एक यूनिट कोई स्टार्ट नई यूनिट होती है तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट साहब के बारे में बताया जाता है। ये पूरा आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है, मतलब जो चैप्टर का टेक्स्ट है जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट है। कहीं से भी किसी भी लाइन से उठा के वो क्वेश्चन बना देंगे, आप वहाँ पे चकरा जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इसके अलावा ये यहाँ पे ये तो टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो पढ़ना ही रहता है आपको। यहाँ पे आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस इटैलिक वर्ड में दिए होते हैं एनसीईआरटी के अंदर। ये देखो, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। अब जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो इसी टेक्स्ट से रिलेटेड इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी ने पूछा है आपसे, तो ये चीज़ भी आपको अपने आप समझ के करनी है। नहीं समझ में आ रही तो आप यूट्यूब पे डाल के इसको देख लो कि इसको किस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया। वैसे तो आप जब टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके अलावा ये तो मैंने बता दिया आपको। देखो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ दी गई है, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ द लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। हाउ मैनी डिफरेंट वेज मतलब कितने और तरीके हैं, कितने तरीके आप मतलब कितने विभिन्न तरीके आप सोच सकते हो ऑफ द लाइट कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे इटैलिक्स में मिल जाएंगे, तो ये आपको नहीं छोड़ के जाना। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो एस्पिरेंट सीरियस हैं, किसके लिए, 360 के लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, कैन यू एक्सप्लेन वाई 12 मोलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबोव। यहाँ पूछा गया है कि आप बता सकते हो कि जो 12 वाटर मोलिक्यूल यूज किए गए हैं, ठीक है, ये क्यों यूज किए गए हैं, सबस्ट्रेट के तौर पे क्यों यूज किए गए, तो ये चीज़ें तो आपसे पूछी गई यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, कैन यू नेम सम अदर पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू नेम सम अदर पार्ट वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आप कहोगे यार ये तो दिया नहीं है, हमने तो सिर्फ क्या पढ़ के रखा हुआ है, ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है, ग्रीन पार्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लीव्स भी हो गई, स्टेम भी आपका हो गया, सूट हो गया। जहाँ ग्रीन पार्ट है मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहीं पे हमें क्या देखने को मिलती है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कैन यू नेम सम अदर पार्ट वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर। क्या आप कोई ऐसा पार्ट जानते हो, ठीक है, इसके अलावा, किसके अलावा, लीव के अलावा, ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो ये आपका काम है जानने का, आप पता करिए उसको। देखो ऐसे बहुत से आपको इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपसे एनसीईआरटी ने पूछा है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the wall, ठीक है, when would they be perpendicular to the incident light, ठीक है। आप कब सोचते हो कि the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the walls, किसकी वॉल, लीफ की वॉल, यहाँ पे
ठीक है। और पूछा वन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। अब जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आप दिमाग में थोड़ा दिमाग भी चलाओगे ना, अपना दिमाग चलाओगे तो चीज़ें आपके लिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आए, और नहीं आ रही हैं तो फिर कोई बात नहीं है, टीचर से कांटेक्ट करो कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, या फिर यूट्यूब पे आजकल तो बहुत अच्छा मीडियम है। चलो इसके अलावा क्या आपको पढ़ना है, ये तो टेक्स्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं 360 के लिए कह रहा हूँ, आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, बायो के लिए कह रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बाई लुकिंग एट द प्लांट एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली आप किसी प्लांट को देख रहे हो, कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 या C4, वाई एंड हाउ। अब ये क्वेश्चन इतना अपने आप में इतना सारगर्भित क्वेश्चन है, मतलब इतना डीप क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है कि क्या आप बाहरी तौर पे देख के बता सकते हो कि कोई प्लांट C3 या C4 है, और फिर पूछ लिया है कि वाई, क्यों ऐसा है, और हाउ, कैसे है। दो क्वेश्चन उसने पूछ लिया आपसे। आपको लगता है कि वाई और हाउ बहुत ईजी है, बट आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप क्रैंच एनाटॉमी चेक करोगे, उसकी एनाटॉमी देख के, है ना, लीफ की, तो पता चल जाएगा C4, लेकिन क्या आप बाहरी तौर पे देख के बता सकते हो कि C3 कौन है, C4 कौन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ही है जो डिसाइडेड क्वेश्चन है, इनको आप करके निकाल सकते हो। बाई लुकिंग एट विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट यू कैन टेल वेदर अ प्लांट इज C3। हाँ, तो ये आसान है कि हम लोग भाई जो है ये बता सकते हैं क्रैंच एनाटॉमी देख के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेसोफिल, बंडल सीड सेल देख के, है ना, डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख के बता सकते हैं। अगला यहाँ पे है, इवन दो अ वेरी फ्यू सेल इन अ C4 प्लांट कैरी आउट बायोसिंथेटिक केल्विन पाथवे येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव, कैन यू डिस्कस वाई। इवन दो वेरी फ्यू सेल इन अ C4 प्लांट कैरी आउट बायोसिंथेटिक मतलब वही केल्विन, ठीक है, पाथवे जहाँ पे ग्लूकोज का एक्चुअल निर्माण होता है, येट दे आर हाईली प्रोडक्टिव, कैन यू डिस्कस। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि C4 प्लांट में जो बायोसिंथेटिक फेज होता है, तब जहाँ पे एक्चुअल शुगर का फॉर्मेशन होता है, वहाँ बहुत ही कम सेल ऐसा काम करती हैं, ठीक है। कहाँ होता है सभी को पता है, बंडल सीड सेल में होता है ना। जो C4 प्लांट होते हैं वहाँ केल्विन साइकिल कहाँ पे ऑपरेट होती है, मतलब ग्लूकोज कहाँ बनता है, बंडल सीड सेल में बनता है। रीज़न क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अपना रूबिस्को प्रेजेंट है वहाँ पे, है ना, राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोजिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे, तो ये आप डिस्कस करो, किसी से पूछो इसके बारे में। अगला, ये सारे क्वेश्चन, मतलब देखो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन करने, जैसे कि यहाँ पे लिखा, रूबिस्को इज एन एंजाइम दैट एक्ट एज कार्बोजाइलेज एंड ऑक्सीजनेज, व्हाई डू यू थिंक रूबिस्को कैरी आउट मोर कार्बोजाइलेशन इन C4। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसी बार नीट 25 का पेपर आप उठा के देखिए, ठीक है, नीट 25 पेपर उठा के देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यही पूछा था, कॉन्सेंट्रेशन दी थी कि मतलब कब रूबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा। तो दो कंडीशन है, या तो CO2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, या फिर CO2 ज़्यादा हो किससे, O2 से। इन दो कंडीशन में जो RUBP हमारा है ये किससे, रूबिस्को से ऐड हो जाता है। लेकिन अगर जो हमारा O2 की कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा हो गई तो हमारा क्या नहीं बनेगा, केल्विन पाथवे नहीं होगा ऑपरेट, समझ रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा, मतलब वहाँ ग्लूकोज नहीं बनेगा, वहाँ फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है, आपने पढ़े होगा, 2 कार्बन मॉलिक्यूल का बनता है, फोटो रेस्पिरेशन होती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि वाई डू यू थिंक रूबिस्को कैरी आउट मोर कार्बोजाइलेशन इन C4 प्लांट। अब आपको देखना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ी होगी, पहले कौन सी स्ट्रक्चर बनाई है उन्होंने, मीजोफिल, दूसरी कौन सी स्ट्रक्चर है, बंडल, मतलब यहाँ पे क्या है आपका मीजोफिल सेल है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी सेल है, बंडल सीड सेल, ये यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, देखा होगा आपने, क्लियर है। यहाँ पे ये 4 कार्बन का है, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन। लेकिन जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है BSC मतलब बंडल सी सेल में, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है
विद द हेल्प ऑफ डीकार्बोजाइलेशन, आपने देखा होगा। ठीक है, अब इतना अगर जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रुबिस्को जो है भाई, हमने अभी बताया कि CO2 या तो O2 के बराबर होगा, तब ये प्रोसेस हो सकती है, पॉसिबल है, या तो CO2 O2 से ज़्यादा है तो ऐसा होता है। ये काम C4 प्लांट में होता है लेकिन C3 प्लांट में नहीं होता है। मतलब CU4 जो प्लांट होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा BSC मतलब बंडल स्टील सेल में ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे केल्विन साइकिल भी ज़्यादा होती है और रुबिस्को वहाँ पे जुड़ भी जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए कार्बोजाइलेशन ज़्यादा हो जाता है C4 प्लांट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन गाइज अगर जो आ गए तो आप कहोगे यार ये तो सब NCERT में नहीं दिया है, भैया दिया सब कुछ NCERT में है, आप ना पढ़ो तो ये आपकी गलती है। बाद में आप मत रोना कि 360, देखो नीट यार एक वार है, नीट वार करके एक आप मान के चलो कि ये एक युद्ध है, तो इस स्तर पर लोगे तभी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। पढ़ना तो भाई है ही है, जितना पढ़ोगे जितना अपने आप को घिसोगे एक साल में तो उतनी जल्दी आप सिलेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, 14 घंटा मतलब 12, 13, 14 घंटा अगर चाहते हो कि एक साल में बन जाए ले लें, बाद में यार कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों का। ठीक है, बाद में वही होता है कि चलो ठीक है भाई इतने सालों एफर्ट दी है तो फिर करना तो वही है। वैसे अटेम्प्ट लेने वाले तो मैं क्या ही बोलूँ कि बहुत से लोग हैं 35 ईयर, ठीक है, एक तो 50 साल की एज में, 52 साल की एज में, ठीक है, 52 एज में हुआ था। आपका मन है, आपने को टारगेट बना के रखा है 18 to 22, बहुत है MBBS के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि MBBS ही नहीं करना है, MBBS ही नहीं करना है, साथ में आपको क्या करना है, PG भी करना है। 3 साल का PG होता है, 5.5 साल का ही हो गया, 8.5 साल आपके हो गए। यहाँ से आप सेलेक्ट होते हो तो 30-32 साल हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? मतलब अगर लगातार पास हो रहे हो MBBS और PG में दोनों में, तब की बात बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ तो और भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, MBBS में जाओगे वहाँ एग्ज़ाम वगैरह इंटरनल वगैरह, ठीक है, प्रोफाइल एग्ज़ाम जो होते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ भी कुछ चीज़ें आसान नहीं हैं और भी डिफ़िकल्ट होंगी। लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगती हैं कि हाँ आप डॉक्टर हैं MBBS वाले, तो आपसे उम्मीदें लोग दुगुनी तिगुनी चौगुनी कर देते हैं कि आप ही काम करो आके हमारा, समझ रहे हो? तो वहाँ तो और प्रेशर रहता है, ये चीज़ है। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा आसान करिए अपने लिए, और आसान करने के बाद में बनाइए पेपर और ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए। यकीन मान लीजिए 2 चैप्टर को आप डेली कर रहे हो, 2 चैप्टर अगर जो आप डेली भी कर रहे हो तब भी आप आराम से 2 महीने में इसको कवर कर सकते हो, बशर्ते ये क्वेश्चन आपको, और इसके पहले जो मैंने बताया था 3 चीज़ें जो आप स्किप कर देते हो NCERT में, वो स्किप नहीं करनी है, उसी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। मतलब शुरुआत में जो टेक्स्ट दिया होता है साइंटिस्ट पढ़ लो, और जो इटैलिक्स क्वेश्चन दिए होते हैं NCERT के अंदर, और साथ में ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर जो आपने कर ली हैं तो अगर जो पेपर आपको ना मिलता है तो आप बोलिए कि हाँ भाई हमारा 360 में 360 हमको मिले ही नहीं। वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन तो बाहर के थे, नहीं भाई बाहर का नहीं रहता है, पूरा NCERT ही रहता है, ठीक है, पूरा NCERT रहता है। देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आपको लगेगा कि बाहर है, वाई इज द कलर ऑफ लीफ केप्ट इन द डार्क फ्रिक्वेंटली बिकम येलो आर पेल ग्रीन, ठीक है, विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये NCERT के टेस्ट में कहीं जिक्र नहीं किया कि कौन सा पिगमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, और जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं लाइक कैरोटिनाइड हो गया, जेंथोफिल वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ढूंढिए, सर्च मारिए यूट्यूब पे, ठीक है, किसी अपने टीचर से पूछिए, तो ये तभी चीज़ें आपको कन्फर्म। अब ये क्वेश्चन अगर जो आ गया तो कहोगे यार ये तो बाहर का क्वेश्चन है, जैसे ट्विंस वाला क्वेश्चन आया था इस बार, है ना, डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक वाला, तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा बाहर के हैं, तो बाहर के तो लगेंगे क्योंकि आपने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया उसके टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसलिए कह रहे हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 360 में 360 लाने का मैंने एक मेरा रोड मैप था कि आप कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हो और कितना इंपॉर्टेंट है 360 में 360 लाना, बायो में 360 में 360 लाना कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई और कोशिश की है कि आप लोग इस चीज़ को अप्लाई करें, अपने आप को इम्प्लीमेंट करें और डिलीवर करें चीज़ों को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए। अभी ये जो टाइम चल रहा है यहाँ, ये पढ़ने का ही टाइम चल रहा है बेसिकली, आप लोग समझिए इस चीज़ को।
अगर जब नहीं यहाँ पे पढ़ रहे हो तो फिर आप अपने लिए ही क्या कर रहे हो, कुल्हाड़ी को पैरों पे मार रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, ठंडक हो चाहे उनके लिए, बरसात हो, कुछ भी हो, वो लोग पढ़ रहे हैं, अपने आप को ब्रश मार रहे हैं, ब्रशअप कर रहे हैं अपने नॉलेज को। जितना इन्होंने जून जुलाई अगस्त सितंबर में अक्टूबर तक उन्होंने को किया है तो उसको रगड़ रहे हैं अच्छे तरीके से, पॉलिश मार रहे हैं उस पर। डेली का डेली 100 क्वेश्चन मार रहे हैं, बायो के हो चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हों, क्योंकि उन्होंने टारगेट बनाया है तो वो अपना 1 साल में सिर्फ हो जाएंगे। दैट्स वाई। और देखो सीटों पे मत जाओ यार कि सीट इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी सीटें हो गई तो हमको तो मिल ही जाएगा ना भाई। उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, फिर उस हिसाब से स्टूडेंट आएगा, समझ रहे हो। तो वो रेशियो वही मेंटेन करेगा, मतलब वही 30-32 हज़ार रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा, मतलब 30 के रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के उम्मीदें हैं अगर जो आपने एफर्ट मारा है। या इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस आप कर सकते हो, मतलब हो सकता है कि ये 32,000 चला जाए रैंक, लेकिन इतना इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चाहे वो नंबर सीट बढ़े या कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस हिसाब से नंबर आप स्टूडेंट बढ़ेंगे, सेलेक्ट होने का रेशियो बढ़ेगा, कॉम्पिटिटर आपके उस हिसाब से बढ़ेंगे। तो ये मत देखना कि इतनी सीटें इंक्रीज़ हो गई, 1000 सीटें इंक्रीज़ हो गई, 2000 हो गई, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। कंपटीशन उसी लेवल का रहेगा, कट ऑफ भी उसी लेवल की रहेगी। ना माना तो देख लेना, क्योंकि हर साल ये होता है ना, हर साल अब होता है। और साल होने के बाद जो रिजल्ट जब आता है और जब हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं तो पता चलता है कि हाँ यार सब कुछ तो सेम ही है, उसमें बढ़ने घटने का मतलब ही क्या है। समझिए इस चीज़ को। खैर कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए और अपने आप को हेल्दी बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।